Assalamualaikum students, how are you? We are fine. Okay beta, yesterday we learned about law of conservation of momentum with the help of two balls. We take two balls having masses m1 and m2 and discuss about law of conservation of momentum. Today we will take second example which is of gun and bullet. So let us consider we have a gun whose mass is m1 and bullet having mass m2. As before firing, both bullet and gun are at rest, so velocity of gun before firing would be equal to 0 and that of bullet is also equal to 0. Total momentum of gun and bullet as the velocity of gun is 0, so m1 into 0 after firing, sorry before firing total momentum of gun and bullet would be 0. गन का मोमेंटम भी 0 होगा और बुलेट का मोमेंटम भी 0 होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बुलेट और गन दोनों किसमें है? रेस्ट में है. दोनों किसमें है? रेस्ट में. बुलेट गन का मास m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 0 है, तो m1 into 0 क्या आ जाएगा? 0. उसके बाद जो आपके पास बुलेट है उसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी भी 0 है, तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा? 0. तो 0 + 0 टोटल मोमेंटम क्या निकल आएगा? 0. ये आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग आ गया. अब हम कहते हैं जैसे ही बुलेट को हम फायर करेंगे, जैसे ही बुलेट को क्या करेंगे? फायर करेंगे, बुलेट एक डायरेक्शन में जाएगी और गन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. अब वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाएगी, उसकी रीजन क्या होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले हम ये कहते हैं कि आपके पास जो गन है आफ्टर फायरिंग करने के बाद वेलोसिटी ऑफ गन वो आ जाएगी v1 प्राइम. देखो आफ्टर फायरिंग जो गन की वेलोसिटी है वो क्या बनेगी आपके पास? v1 प्राइम. इसी तरह से आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो है v2 प्राइम. टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन m1 v1 प्राइम प्लस मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. गन का मास m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 प्राइम है और बुलेट का मास क्या है? m2 और उसकी वेलोसिटी क्या है? v2 प्राइम. तो टोटल मोमेंटम ये गन का आ गया और ये किसका आ गया? बुलेट का. टोटल के लिए हमने ये आपस में क्या किया? फायर आपस में ऐड अप कर दिया. आपस में क्या किया? ऐड अप कर दिया. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास था, उसकी स्टेटमेंट कुछ ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग. बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम आपके पास क्या था? 0 और आफ्टर फायरिंग आपके पास क्या है? m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम. ये है फायर करने के बाद वेलोसिटी गन की. ये फायर करने के बाद है किसकी वेलोसिटी? बुलेट की, यानी गोली की. और ये गोली और गन दोनों का टोटल मोमेंटम आ जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. अब यहां से आप m1 v1 प्राइम इसे यही रहने दें, इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आए. अब ये प्लस है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा m2 v2 प्राइम. m1 से डिवाइड कर दें. अब हमारे पास फाइनल रिलेशन ये बन गया v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस. अब ये नेगेटिव किस वजह से है? न्यूटन ये कहता है कि ये नेगेटिव है. न्यूटन के थर्ड लॉ में न्यूटन ने कहा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर अमल का रद्द अमल होता है. हर अमल का क्या होता है? रद्द अमल.
तो अब जब आपने बुलेट को फायर किया तो बुलेट कहां जा रही है, आगे की तरफ, और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन इस चीज का है। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं ये जो नेगेटिव साइन है ये क्यों आया है, इसकी रीजन क्या है, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम गन विल रिक्वायर विद वेरी लेस वेलोसिटी एज कंपेयर टू द बुलेट, कि जैसे ही हम गन में से बुलेट को फायर करेंगे, गन में से बुलेट को क्या करेंगे, फायर करेंगे, तो जो बुलेट है वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा लेकिन मैस क्या है, बहुत ही कम। इसके मुकाबले में जो गन है उसका मैस क्या है, बहुत ज्यादा, और उसकी रिकॉइलेशन की जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ वो वापस हटेगी, वापस मुड़ेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, वो वेलोसिटी रिकॉइलेशन की वेलोसिटी कहलाएगी। और जो गन, जो बुलेट जिस वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है उसे कहते हैं मुजल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसे, मुजल वेलोसिटी। अब हम ये कहते हैं कि आपके पास ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के मुकाबले में बहुत ही कम होगी। क्यों कम होगी, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। ठीक है, अब हम लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था तो हमने कहा था आपके पास टू मैसेज हैं, दो ऑब्जेक्ट है, दो गोले हैं। ठीक है, एक हमने ए कहा था, दूसरा क्या कहा था, बी कहा था। अब लेट हम कहते हैं, सपोज करते हैं, होता क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में कोलिजन होता है तो एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर रहा होता है। एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम क्या करता है, दूसरे को ट्रांसफर करता है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं या एक ऑब्जेक्ट एक खास वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ जा रहा है, तो वो जब दूसरे के साथ जाकर टकराएगा तो अपना सारे का सारा मोमेंटम किसको देगा, दूसरे को देगा। अब अगर दूसरे का मैस पहले वाले मैस के बराबर है, पहला केस ये है, 4 केसेस है इसके टोटल, जो आप लोग आगे जाके एफएससी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर दोनों का मैस एक जैसा है, दोनों गोलों का, दोनों मैसेस का, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मैस है वो क्या है, इक्वल है। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक खास वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ जा रहा है और वो दूसरे के साथ जब स्ट्राइक करेगा, दूसरे के साथ जाके टकराएगा, तो अपना सारे का सारा मोमेंटम किसको दे देगा, दूसरे को। खुद वो रेस्ट में आ जाएगा और दूसरा उसी मोमेंटम के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, आगे हरकत कर रहेगा, आगे क्या करेगा, मूव करेगा, हरकत करेगा। ये कब है, जब दोनों का मैस क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का मैस क्या होगा, इक्वल। अब अगर एक का मैस कम है और दूसरे का मैस क्या है, ज्यादा है, हम ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना उसका मैस दूसरे के मुकाबले में ज्यादा है, तो क्या होगा। अब सोचे क्या हो सकता है कि जब एक हैवी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकराएगा तो अपना सारे का सारा मोमेंटम किसको ट्रांसफर करेगा, लाइट वाले को। तो लाइट वाला दुगनी वेलोसिटी के साथ कहां जाएगा, आगे मूव करेगा। ये स्पेशल केसेस है, ये स्पेशल क्या है, केसेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वैलिडेशन के लिए कि उसका वो कहां तक वैलिड होता है। ठीक है,